मिट्टियों की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिट्टियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यानी कौन सी संस्था ऐसी है जो मिट्टियों का वर्गीकरण करती है, और भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में मिट्टियों का जो प्रकार है वो अलग है। तो दोनों ही चीज अलग अलग तरीके से अपन समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संस्था की जो मिट्टियों का वर्गीकरण करता है। ICAR इसको बोलते हैं, भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, ये बताता है कि वर्गीकरण करता है मिट्टियों का। इसका मेन काम क्या है? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? सॉइल का वर्गीकरण करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्गीकरण करता है मिट्टियों का। यानी ये बताता है कि मिट्टियां कितने प्रकार की होना चाहिए, और इसके अनुसार भारत में अकॉर्डिंग टू ICAR भारत में टोटल 8 प्रकार हैं मिट्टियों के। इसके अनुसार भारत में मिट्टियों के टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं। लेकिन हम लोग जब मध्य प्रदेश की मिट्टी की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में हम लोग टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, मिट्टियों के बारे में पढ़ना कि मिट्टी कौन कौन सी होती है, क्या क्या उसमें होता है, ये चीज पढ़ते हैं। तो ये तो आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मृदा संरक्षण, मृदा के कारक और मृदा की समस्याओं का समाधान वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगर इनको पढ़ा जाए तो आपका मेन सही होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग आज सभी चीजों की बात करेंगे, मिट्टी से संबंधित हर एक चीज की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो 8 प्रकार की मिट्टी है भारत में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो 8 प्रकार की मिट्टी में पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तीसरा है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तीसरा है हमारा काली मिट्टी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 8 मिट्टियां हैं उसमें से कौन कौन सी आ गई? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, चौथी है हमारी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। पांचवी है लवणीय मृदा। छठी है शुष्क शुष्क मृदा। ठीक है। लवणीय मृदा, शुष्क मृदा। सातवां हमारा वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल, वनीय मृदा। और आठवां जो है ये है जैविक, जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जैविक या पीटमय, पीटमय मृदा। तो कुल मिलाकर के ये 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। 8 में से जो पहली 4 मिट्टियां हैं ये सब जगह पूरे वर्ल्ड वाइड आपको कहीं जगह मिल जाएगी। तो ये जो 4 मेन प्रकार की मिट्टियां हैं ये सबसे मेन होती है। बाकी जो है ये जलवायु की वजह से, नदियों की वजह से, जीव जंतु की वजह से चेंज हुआ है। तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है तो और मिट्टियां भी हमारे भारत में मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां मेरे ख्याल से आपको दिख गई होगी। हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। तो मध्य प्रदेश में हम लोग कौन कौन सी मिट्टियों को पढ़ेंगे? तो देखिए मध्य प्रदेश में हमारे पास में कौन कौन सी मिट्टियां हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियां। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? मध्य प्रदेश की मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को भी 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग काली मिट्टी। और काली मिट्टी को भी 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, लाल एवं पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी है वो है लाल एवं पीली मिट्टी। तीसरे नंबर पर जो मिट्टी आती है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। काफी उपजाऊ होती है, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी चौथे नंबर की। और मध्य प्रदेश में जो 5वें नंबर की मिट्टी पाई जाती है वहां पर आपको दो नाम आते हैं। एक तो आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का नाम आता है। मध्य प्रदेश में जो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई, आपको लिंक भेज दी गई थी, 9 बजे से क्लास स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि कल से मुझे मैसेज आए थे कि आपको क्लास जो है जल्दी स्टार्ट करना है, तो मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी टाइम पे। है ना? कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने बस थोड़ा सा पढ़ा है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ आज का टॉपिक है। और हमने शुरुआत की है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन बात करें अगर हम लोग भारत में, तो भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ किसके अनुसार पाई जाती है? ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये ध्यान रखना, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये बताता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस ICAR के अकॉर्डिंग भारत में जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लाल एवं पीली मिट्टी जो दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है काली मृदा या ब्लैक सॉइल, और चौथी जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। ये 4 मेन मिट्टियां होती हैं। उसके अलावा जो मिट्टियां होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य भारत में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जो 5वें नंबर की मिट्टी है वो है लवणीय मृदा। छठे नंबर की मिट्टी है शुष्क मृदा, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे शुष्क क्षेत्र सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पाई जाती है। राजस्थान में बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वनीय मृदा, जैविक या पीटमय मृदा, जो लास्ट वाली मृदा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जैविक मृदा होती है ये, मार्शल लेन में पाई जाती है, तो ये जैविक या पीटी या पीटमय मृदा भी इसको कहा जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ICAR भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में कितनी मृदा पाई जाती है?
जबकि मध्य प्रदेश में पाई जाती है 5 प्रकार की मृदा, जिनकी हम लोगों ने बात की है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है, और ये 5 आपके सामने है। काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। लेकिन फिर भी किताबों में और हर जगह पर आपको एक और मिट्टी बार बार देखने को मिलती है। ये मिट्टी के प्रकार में हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर कि कहाँ पाई जाती है। इसको बोलते हैं कछारी, कछारी मिट्टी। इसको क्या बोलेंगे? कछारी मिट्टी बोलेंगे। तो कछारी मिट्टी भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है, जलोढ़ और लाल पीली और काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी भी उपजाऊ होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। और कई बार आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा अगर जल भरण करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो किस में है? वो काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये जो सॉइल वर्ड है, ये जो मिट्टी है, सॉइल शब्द जो है, मृदा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअल में आया कहाँ से? एक लेटिन शब्द था जिसको बोलते हैं सोलम। सोलम लेटिन वर्ड होता है सोलम। इस सोलम का मतलब होता है फर्श। अर्थ क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है? इट मीन्स फ्लोर, फर्श। तो सोलम का मतलब होता है फर्श, यानी मृदा जो है वो क्या है? एक फर्श की तरह एक बिछी हुई है, तो उसको मृदा बोला गया। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, पहला टर्म्स आता है पेडोलॉजी। हिंदी में इसको लिखते हैं पेडालॉजी। ये पेडालॉजी क्या है इसको समझते हैं। ये वर्ड का मतलब क्या होता है पेडालॉजी? देखिए, पेडालॉजी का मतलब होता है मृदा की उत्पत्ति एवं मृदा की उत्पत्ति एवं मृदा का वर्गीकरण पढ़ना होता है इसमें। एवं वर्गीकरण, पेडोलॉजी का मतलब होता है कि मृदा की उत्पत्ति और मृदा का वर्गीकरण का संपूर्ण अध्ययन। संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा की उत्पत्ति एवं मृदा के वर्गीकरण का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। तो पेडालॉजी एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस। और साइंस कौन सा? मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई और मृदा का वर्गीकरण कैसे करना है, उसका किस तरह से किया गया, उसका संपूर्ण अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेडालॉजी। एक और वर्ड सामने आता है सेकंड वाला, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी समझते हैं ये क्या होता है? एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी क्या होता है? एडेफोलॉजी का मतलब होता है कि मृदा के गुणों का अध्ययन। मृदा के गुणों का अध्ययन। एडेफोलॉजी का मतलब होता है मृदा के गुणों का अध्ययन। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि पेडालॉजी का मतलब होता है मृदा की उत्पत्ति कैसे हो रही है और मृदा का वर्गीकरण कैसे होता है, उसका संपूर्ण अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। जबकि एडेफोलॉजी का मतलब होता है मृदा में गुण का अध्ययन करना। गुण का से मतलब होता है कि पौधों की ग्रोथ के लिए, तो मृदा का मेन काम क्या होता है? पौधों की उत्पत्ति, पौधों की ग्रोथ कैसी होना चाहिए,
तो पौधों की उत्पत्ति पौधों की उत्पत्ति के लिए क्या मृदा के गुण सही है नहीं? तो कौन सी मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है नहीं होती? तो मृदा के उपजाऊपन की अध्ययन करने को ही हम लोग साइंस को क्या बोलते हैं? एडेफोलॉजी। इन दोनों चीजों को आप लिख सकते हैं। पेडालॉजी क्या होता है और एडेफोलॉजी क्या होता है? वर्गीकरण का अध्ययन, उत्पत्ति का अध्ययन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों चीजें आ सकती हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोनों चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। अब मध्य प्रदेश में वो जो मिट्टियां पाई जाती है, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जो मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वाले में बताया था, ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन ये 6 प्रकार की मिट्टी भी मध्य प्रदेश में मिलती है। अब कहाँ मिलती है इसकी चर्चा भी हम लोग पूरी तरह से कर लेंगे। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, शायद आपको उसमें से कुछ समझ में आए। मिनट जगह हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि मैप में किस तरह से हमको देखना है। नहीं आ रहा है। चलिए उस मैप को देख लेते हैं, मैप में क्या मिलेगा आपको। ये मैप दिख रहा होगा आपको। ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की मिट्टियों के आधार पर एक मैप बनाया गया है। अब मैप में आप देख रहे हो कि मैंने बताया काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। ये सबसे ज्यादा भाग में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। और दूसरे नंबर पर जो मिट्टी मिलती है आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी। इनके परसेंटेज के को लेकर के बड़ा समस्या है, बड़ा एक चीजें अलग अलग जगह मिलती हैं। कुछ जगह पर परसेंटेज अलग मिलता है, कुछ जगह पर परसेंटेज अलग मिलता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगे कि परसेंटेज गड़बड़ है वहां परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी केवल क्वालिटी लिख दो कि क्या पाया जाता है। तो मैंने बताया कि काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भाग में पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा भाग में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर जो मिट्टी आती है वो आती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि कहाँ पर मिलेगी आपको। शायद बार बार मैं मैप नहीं दिखा पाऊंगा आपको। ठीक। तो बात करते हैं एक एक करके सभी मिट्टियों की। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं हम लोग। काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी की बात करें तो निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखिए काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है ये अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। हुआ क्या था कि दक्कन ट्रेप जब ज्वालामुखी आया था भारत के प्रायद्वीपीय भारत में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये पूरा रीजन जो है इसमें दक्कन ट्रेप पाया जाता है। इस दक्कन ट्रेप में जो चट्टानें पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बेसाल्ट की चट्टानें। बेसाल्ट चट्टान बेसाल्ट की चट्टानें दक्कन ट्रेप में पाई जाती हैं। और इन बेसाल्ट की चट्टानों में होने वाले अपरदन से, ये लावा चट्टान होती है, इनके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मृदा का निर्माण किस चीज से होता है? दक्कन ट्रेप में जो लावा निकला था और उस लावा के दौरान जो चट्टानें निर्मित हुई थी, जबकि जब लावा ऊपर आके गर्म हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है। काली, ये पूरी काली चट्टानें होती है। ग्रेनाइट भी काली होती है, बेसाल्ट की चट्टानें भी वैसी होती हैं। और ये चट्टानें धीरे धीरे टूट कर सालों लग जाते हैं मिट्टी बनने में। देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत अगर बना रहे हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत भी अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें लगभग 2 दशक लग जाते हैं।
शताब्दी लग जाती है, दशक नहीं, दशक तो 20 साल ही हुए, शताब्दी लग जाती है, शताब्दियां लग जाती है। तो दो दो शताब्दी मतलब 200 साल लग रहे हैं। मिट्टी की एक परत यानी 1 सेंटीमीटर की परत बनाने में हमको कितना टाइम लग गया है? 200 साल लग जा रहा है। इसका मतलब मिट्टी की परत बनने में बहुत समय क्यों लग रहा है? क्योंकि चट्टानों का अपरदन होने में इतना समय लगता है। तो चट्टानों का अपरदन होगा, फिर काली मृदा बनेगी। तो अलग अलग समय में अलग अलग मृदा बनी होगी। किसी जगह पर मृदा का मोटा परत बना होगा, किसी जगह पतला परत बना होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से यही चीज हमको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है और काली मिट्टी में भी देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि कुछ जगह ऐसी होगी जहां काली मिट्टी की बहुत गहरी परत होगी, बहुत मोटी परत होगी, तो वो गहरी काली मिट्टी कहलाएगी। जहां पर पतली परत होगी वो साधारण काली मिट्टी कहलाएगी। और जहां पर छिछली परत पाई जाती है उसको बोलते हैं छिछली काली मिट्टी। तीन अलग अलग प्रकार की मिट्टियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो काली मिट्टी का निर्माण तो हमने समझ लिया कि कैसे बनती है। काली मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार होते हैं काली मिट्टी के। नंबर एक, साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मृदा। दूसरी, गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मृदा। तीसरा, छिछली काली मृदा। अब आप सोच रहे होगे कि ये अलग अलग कैसे हुआ होगा। देखिए, फैक्टर्स काम करते हैं। मिट्टी के कारकों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक फैक्टर आता है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। फर्क पड़ता है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी है, ढाल तीव्र है ना, तो मिट्टी की पतली परत बनती है। लेकिन अगर ढाल मंद है, धीरे धीरे स्लोप जो है वो, अगर ढाल तीव्र है, मान लो पर्वत ऐसे है, तो यहाँ से नदी बह करके आएगी, वायु बह के आएगी, तो जो मिट्टी बह करके यहाँ जमा होगी वो जल्दी से खुद ही इरोड हो जाती, पतली परत बनती है। लेकिन मान लो ऐसा है, ऐसा ढाल है, ऐसा ढाल है तो पतली परत बनेगी, ऐसा मंद ढाल है तो बहुत मोटी परत बन जाती है किसी मिट्टी की। तो यही कारण है कि जहां पर मंद ढाल पाया जाता है वहां पर आपको गहरी काली मिट्टी मिलेगी। और ये मालवा के प्लेटू में दोनों तीनों तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का मालवा का पठार काली मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है पूरा। मध्य प्रदेश के लगभग 47.6% भाग पर, ऐसा बोला जाता है कि 47.6% भाग पर आपकी काली मृदा ही मिलती है। आपको सबसे ज्यादा काली मृदा आपको मिलेगी, लगभग 47.6% भाग पर मिलेगी। लेकिन इसी काली मृदा में अलग अलग मृदाओं का परसेंटेज अलग अलग है। जैसे साधारण काली मृदा की बात करें तो सबसे ज्यादा यही मिलती है 37%। ऊपरी मालवा के पठार में पूरे क्षेत्र में, ये चाहे इंदौर कह लो, चाहे उज्जैन कह लो, आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, इन सब रीजन में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये वाली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, साधारण काली। यानी गहरी काली नहीं होती। जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे आपको ये वाली मृदा मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका परसेंटेज काफी कम है, 3.7। गहरी काली मिट्टी जो है ये नर्मदा सोन क्षेत्र में पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटियां जो मालवा के प्लेटू से जुड़ी हुई है, वहां पर यह गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी, जिसका परसेंटेज काफी कम है, 3.7% है। सबसे ज्यादा यही है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। काली मृदा से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ज्यादा यही तो है। और जो छिछली मृदा है वो उसके भी नीचे आपको मिलेगी। बैतूल वाले रीजन में, हरदा वाले रीजन में मिल जाएगी। हरदा में गहरी काली भी पाई जाती है और छिछली भी पाई जाती है। होशंगाबाद वाले रीजन में मिल जाएगी। तो ये सब रीजन में जो मृदा मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं छिछली काली मृदा। और इसका परसेंटेज है 6.3%। ये आप परसेंटेज भी याद रख सकते हो। तो काली मृदा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा? एक तो ये कि काली मृदा टोटल 47.6% भाग पर पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मिट्टी है, ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या काली मिट्टी किसी एक राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश उसका राइट आंसर नहीं होगा। उसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा
मध्य प्रदेश से भी ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक भी समझ में आ गया होगा। और काली मृदा की बात करें, काली मृदा के कुछ और नाम भी हैं। इसे कपासी मृदा या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर, रेगुर मृदा। क्योंकि जब ये सूख जाती है ना ये मिट्टी, तो इसमें दरारें पड़ जाती है, दरारी मृदा भी इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता अगर भारत में किसी मिट्टी के अंतर्गत है, अंदर है, तो वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे लावा मिट्टी का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये दक्कन के लावा के बाद बनी है ना, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कह सकते हैं। लावा मिट्टी भी कह सकते हैं। में डेक्कन स्ट्रेप से बेसाल्ट बना, बेसाल्ट जो कि ऑलरेडी लावा से बना था, उसी लावा की चट्टान से टूट टूट कर बनी है, तो इसे लावा मिट्टी भी कहा जा सकता है। तो इसके तीन नाम हो सकते हैं, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी, ये हो सकते हैं। फसलें कौन कौन सी खासकर इसमें होती है, फसल कौन कौन सी होती है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है, यहाँ पर सोयाबीन भी आपको मिलेगी। सोयाबीन की खेती भी यहाँ पर मिलती है। सोयाबीन के अलावा गेहूं भी यहाँ पर खूब मात्रा में होता है। तो कपास, सोयाबीन और गेहूं की खेती के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो गया इसमें, कपास और सोयाबीन और गेहूं की फसलें मुख्यतः इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करें, अगर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो मैंने जैसे बताया आपको कि तीन तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। देख लेते हैं ये कौन कौन से रीजन में। देखिए, मैप देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि चीजें कहाँ पर मिल रही है आपको। मैप देखकर ही क्लियर हो जाएगा। शायद मैप ही नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, हम लोग बिना मैप के ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं मालवा रीजन, मालवा रीजन में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई अगर मिलेगी, तो वो कौन सी मिट्टी मिलेगी आपकी, काली मिट्टी मिल जाएगी। दूसरा जो है, ये गहरी काली मिट्टी जो है नर्मदा सोन घाटी में मिलेगी आपको। नर्मदा सोन, नर्मदा सोन घाटी में ये मिलती है। और जो तीसरी मिलती है, ये दक्षिण मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। मालवा के क्षेत्र का दक्षिणी भाग है, वहां पर आपको ये मिलेगी, जिसमें बैतूल, हरदा, ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ये मिट्टी आपको मिलेगी। तो काली मिट्टी की खासियत क्या है कि एक खासियत तो ये है कि इसमें पानी सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी सोखती है। पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है। दूसरी सी क्वालिटी ये है कि सूखने पर दरारें पड़ जाती है। सूखने पर दरारें पड़ जाती है। तो ये काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। काली मिट्टी के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिल चुकी है। तो जो भी चीजें आपको दिख रही है, उसको तुरंत नोट करते चलिएगा, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो मिट्टी आती है, सेकंड नंबर पर जो मिट्टी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी लगभग 37% भाग पर मिलती है। ये 37% भाग पर ये मिट्टी मिलती है। देखिए, परसेंटेज को लेकर मैं फिर से बता रहा हूँ कि परसेंटेज को लेकर के बड़ी समस्या है। किताबों में कुछ जगह अलग परसेंट, कहीं पे 18% तक दे दिया है। वो मिश्रित लाल काली मिट्टी को यहाँ से अलग कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओगे, तो आपको 35 पॉइंट ऐसा कुछ परसेंट मिलेगा, जो लगभग 36 पॉइंट कुछ परसेंट मिलेगा, जो लगभग 37% के बराबर है।
तो ऐसा मान सकते हैं कि 37% लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं कि इसका रंग लाल क्यों होता है। रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। रंग पीला क्यों होता है, फेरस ऑक्साइड की वजह से। फेरस ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड लाल रंग का कारण होता है और पीला रंग का कारण होता है फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, इसलिए जॉइंटली बोला जाता है कि लाल पीली मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। आयरन, ये आपको मिल जाएगा बुक में। लाल पीली मिट्टी का लाल या पीला रंग होने का जो कारण है वो है आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो आयरन, बिल्कुल। लोह तत्व, आयरन मतलब लोह तत्व ही होता है। फेरस जो होता है ना, एफ ई जो फार्मूला है वो आयरन का ही है। केमिस्ट्री में एफ ई लिखते हैं उसको। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है। तो लाल और पीला रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। उसको जॉइंटली कहा जाता है आयरन ऑक्साइड, यानी लोह तत्व की अधिकता के लिए। और यही कारण है कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मंगल ग्रह की चट्टाने जो है वो लाल चट्टाने, लाल पीली चट्टाने मिलती वहां पर, क्योंकि मंगल ग्रह में सबसे ज्यादा फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से वो लाल रंग का दिखाई देता है। मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह, ध्यान रखना उस बात को भी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो है। अब ये जो मिट्टी पाई जाती है कहाँ, कहाँ पाई जाती है, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पाई जाती है, तो पूरे बघेलखंड रीजन में, पूरा बघेलखंड भरा पड़ा बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती हैं, किसकी तुलना में, काली मिट्टी की तुलना में। लाल पीली मिट्टी काली मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है, लेकिन भारत में, मध्य प्रदेश में 37% पर यह भाग पाया जाता है। अब यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती है, इस क्षेत्र में फसलें कौन कौन सी होती हैं। इस क्षेत्र में कई सारी फसलें की जाती हैं, जैसे यहाँ पर चावल की खेती भी होती है, यहाँ पर मोटा अनाज पैदा हो जाता है, मोटा अनाज भी होता है, दालें भी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ज्यादा यहाँ होती हैं। गेहूं सोयाबीन इस क्षेत्र में कम ही बोया जाता है। गेहूं सोयाबीन का जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है। चावल, मोटा अनाज, दालें, ये फसलें यहाँ पर काफी मात्रा में होती हैं लाल पीली मिट्टी में। तो लाल पीली मिट्टी का मेन जो रीजन था वो आपने क्या समझा कि ये किस वजह से होती है, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का ध्यान रखना। बस नाम, दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस चीज से कहाँ बनती है। ठीक है, अब इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण जो हुआ है वो किन चट्टानों से हुआ है, तो गोंडवाना, गोंडवाना शेल चट्टानों के अपर्दन से, गोंडवाना शेल चट्टानों के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मैं अपने आपको बताई थी कि जुरासिक कार्बोनिक फेरस काल से जुरासिक काल के बीच में जो निर्मित हुई मिट्टी है, उसका जो चट्टानें निर्मित होती हैं उसको हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहते हैं, क्योंकि चट्टानों में हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली थी पहले ही। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और उसी चट्टानों की शेल के टुकड़े होकर के पर्दित होकर के लाल पीली मिट्टी मिलती है। और इसी गोंडवाना चट्टानों में आपको मिलेगा कोयला और खनिज, बहुत सारे खनिज संपदा है। ये क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है, लेकिन कृषि क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी इतनी अच्छी उपजाऊ नहीं होती है, फिर भी मिश्रित मृदा की तुलना में उपजाऊ होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा तो बघेलखंड मत लिख देना।
मध्य प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कृषि के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। काली, लाल, पीली सबका मिश्रण पाया जाता है। मोटी मिट्टी पाई जाती है जिसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है और उपजाऊपन भी कम होता है और तत्वों की कमी भी कम होती है। भगत से पूछता ना कि तत्व कौन कौन से पाए जाने चाहिए मिट्टी में। वैसे तो मिट्टी में टोटल 17 तरह के टोटल एलिमेंट्स मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। लेकिन जो मेन मृदा की उर्वरता से को बढ़ाते हैं वो है आपकी पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ये चार चीजें ध्यान रखना है। कौन कौन सी बात बताई मैंने? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, ह्यूमस। ये पोटास, नाइट्रोजन जो चीजें हैं, ये आपको पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको काली मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में मिल जाएगा। ह्यूमस जो है वो पिटी मिट्टी में ज्यादा मिलता है। पिटी मिट्टी यानी जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष के सड़ने गलने से जो काम होता है ना, क्योंकि मिट्टी के बनने के एक फैक्टर में जैविक पदार्थ भी काम करता है। जैसे ही जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां गर्मी के मौसम में सूख करके गिर जाती है। इन्हीं पत्तियों पर जीवाणु जो है वो उनको सड़ा गला देते हैं। कुछ कई पक्षी, पशु, जानवर मर जाते हैं, उनकी बॉडी को गला देते हैं। ये सब मिल जाता है मिट्टी में और मिलने की वजह से उसमें मात्रा बन जाती है ह्यूमस की। तो ये ह्यूमस जो है ये जैविक एलिमेंट है। ठीक है। तो ये चार चीजें मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये पोषक तत्व है मिट्टी के, जिसके लिए अब अगर आप पोषक तत्व नहीं डालना, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप मिट्टी में पोषक तत्व नहीं डाल रहे हो, अगर आप यूरिया वगैरह नहीं कर रहे हो, तो फिर भी आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप दालें उगा सकते हैं। दाल जो होती है, दालों को, दलहन फसलें उगाने से काफी फायदा होता है। दाल की फसल में क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रेट को, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन हमें प्योर फॉर्म में नहीं लगती है, पौधों को पोषक तत्व के रूप में नाइट्रेट चाहिए होती है, और नाइट्रेट वातावरण में ओपन नहीं मिलती है, खुले तौर पर नहीं मिलती है। तो राइजोबियम का क्वेश्चन पूछा गया था कि राइजोबियम जो जो कि दालों की गठानों में पाया जाता है, तो हो सकता है प्रश्न वहां से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हमारी जो मिट्टी है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलिवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, एलिवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ होती है। मध्य प्रदेश में इसका भाग लगभग 7.3% के आसपास है। 7.3% के आसपास मध्य प्रदेश में मिलती है। 7% से तो ज्यादा ही मिलती है। और 7% से ज्यादा की बात करेंगे अगर, तो ये कहाँ कहाँ मिलती, पहली बात इसका निर्माण की बात कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है सेडिमेंट से। सेडिमेंट मतलब अवसाद से। ये अवसाद से निर्मित होती है। अवसाद से, और अवसाद क्या होते हैं? नदियां जो जल बहा के लेके आती है, नदियों द्वारा बहाकर होती है, बहाकर लाई गई मिट्टी, लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट या अवसाद, और उसी अवसाद से बनती है जलोढ़ मिट्टी। एलिवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी के अलग अलग टाइप बांट दिए गए। देखिए, गंगा और जमुना सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं।
हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां निकलने के साथ साथ इरोजन करती हैं, अपरदन करती है, और अपरदन के बाद जो टूटे हुए कण होते हैं उन कणों को अवसाद कहते हैं, और ये मैदानों में ला करके बिछा देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में उत्तर का मैदान पाया जाता है। उत्तर का मैदान भारत के उत्तर प्रदेश व पूर्व वाले पूरे क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा पाया जाता है, जिसमें मुरैना, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर क्षेत्र, शिवपुरी क्षेत्र आते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये प्रकार की जलोढ़ प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब इसके प्रकार है तीन। जलोढ़ मिट्टी के भी तीन प्रकार है। पहला प्रकार है खादर, खादर जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है बांगर, बांगर जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा है भाबर, भाबर। भाबर तीन तरह की होती है। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना दो तरह की होती हैं, लेकिन ये तीसरा भी प्रकार में मान लिया गया है। कैसे मैं बता दूंगा इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो मिट्टी हम लोग पढ़ रहे हैं खादर मिट्टी, अगर ये खादर मिट्टी का एक और नाम है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, इससे समझ में आ गया होगा आपको कि नवीन जलोढ़ है इसका मतलब है नई मिट्टी है, और इसको बोलते हैं प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और भाबर जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कंकड़, कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी। कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी, तीन प्रकार की मिट्टियां जलोढ़ के अंतर्गत पाई जाती हैं। अंतर क्या है? ये वाला भाबर एरिया तो पूरा उत्तराखंड वाले रीजन में आपको मिलता है, भाबर क्षेत्र बोलते हैं उसको। वैसे तो ये जलोढ़ के प्रकार में नहीं माना जाता, फिर भी कुछ जगह लिखा होता है कि हाँ ये भी एक जलोढ़ का प्रकार है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है। खादर मिट्टी जो होती है, इसको नवीन जलोढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर साल नदी अवसाद बहा के लाती है। तो रिसेंटली जो अवसाद बहा करके मिट्टी की जो परत बनाई गई है, नवीन जलोढ़ मिट्टी उसी को कहा जाता है। जबकि जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं जो कई सालों पहले मिट्टी बनाई गई हो। जो कई सालों पहले अगर बनाई गई हो तो उसको हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और जो तीसरा है भाबर, जो है वो कण कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र में मिलती है, उसे भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। कई सारी नदियां इस भाबर क्षेत्र में घुस जाती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, और वही नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर के अपने आप निकल आती हैं। तो ये भाबर क्षेत्र का भी अपने आप में बड़ा एक रोल पार्ट है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अब देखिए, उपजाऊ होती है और कहाँ पाई जाती है, ये वाला रीजन भी हम लोग इसका समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, और भारत में भी काफी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है 43% से भी ज्यादा पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, 43% से भी ज्यादा पाई जाती है। और क्या इसका है, यहाँ पर गेहूं और चावल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फसल है, या गेहूं और चावल के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलती है, मैंने आपको बताया उत्तरी मध्य प्रदेश में मिलती है, जहां पर आपका आता है मुरैना, भिंड, शिवपुरी आदि। ग्वालियर में भी मिलती है कुछ हद तक। तो मुरैना, भिंड, शिवपुरी वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिश्रित मिट्टी की। मिश्रित मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, मिश्रित मिट्टी का भाग वैसे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया गया है। कुछ बोलते हैं कि 9% तक मिलती है, क्योंकि ये मिश्रण किस चीज का है?
काली, लाल, पीली का मिश्रण, और किसकी खासियत है कि सबसे कम उपजाऊ होती है। सबसे कम उपजाऊ होती है मिट्टी। लाली काली, लाल और पीली मिट्टी का मिश्रण को बोलते हैं मिश्रित मिट्टी। ये किसी एक प्रकार की मिट्टी नहीं होती है। एक्चुअल में मिट्टी के प्रकार जो ICAR ने बताया था उसमें मिश्रित मिट्टी कोई प्रकार नहीं होता है। ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण होता है, इसलिए इसको प्रकार बना दिया गया है। सबसे कम उपजाऊ होती है, और यही कारण है कि यहाँ पर मोटा अनाज उगाया जाता है, मोटा अनाज। ये पूरा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड में मिलेगी आपको। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण ये मान सकते हैं कि वहां पे पाई जाने वाली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा हुआ है कृषि के क्षेत्र में। इसलिए वहां पर ज्यादातर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज में मक्का आती है, मोटे अनाज में ज्वार आते हैं, मोटे अनाज में बाजरा आता है। तो ये मक्का, ज्वार, बाजरा जो जो खेती होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटा अनाज। सीरियल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है क्योंकि उपजाऊपन कम है, पानी की उपलब्धता भी इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर इतना, अब सोचिए ना, मैंने कल आपको वर्षा के बारे में बताया था। वर्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, 75% से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र। लेकिन सबसे खासियत क्या है कि वहां पाई जाने वाली काली मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, और उपजाऊ काफी होती है। इस वजह से भी वहां का काम पूरा हो जाता है। अगर इतनी कम वर्षा यहाँ होगी तो उपजाऊ कुछ उगेगा ही नहीं, बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये समझ लिया आपने कौन कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड रीजन में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड रीजन में आप समझ सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड रीजन में आता है रीवा, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी। ये जो जिले आते हैं, पन्ना, छतरपुर, ये सब जो जिले आते हैं, ये लगभग बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जहां पर बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, मिश्रित मिट्टी जो सबसे आखिरी में पढ़ते हैं हम लोग, ये पांचवें प्रकार, चौथे प्रकार की मिट्टी है, ये यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी, पांचवी। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये, इसका निर्माण कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में तो बहुत कम, लगभग 3% भाग में पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। 3% भाग पाई, निर्माण कहाँ होता है? ये निर्माण वहां होता है जहाँ भारी वर्षा वाले क्षेत्र हो। और ये होता है इसका निर्माण चट्टानों की भौतिक अपक्षय से। हमने अपर्दन अपक्षय समझा था। भौतिक अपक्षय से, अपर्दन का मतलब सीधा टूटना होता है। भौतिक अपक्षय मतलब टेम्परेचर, प्रेशर से जो बदलाव होता है सालों में, कायांतरित चट्टानों से जो होता है। कायांतरित चट्टानों में भौतिक अपरदन होता है, भौतिक अपक्षय होता है। तो ये जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग भी लाल होता है, लेकिन गहरा लाल होता है। इसको ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईंट बनाने में इस्तेमाल होता है। किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो दो फसल के लिए, चाय और कॉफी। काफी महंगी फसल होती है। चाय और कॉफी की फसल के लिए ये जो होती है, चाय और कॉफी की फसल के लिए इस्तेमाल की जाती है कौन सी? ये आपकी लेटेराइट मिट्टी। और मध्य प्रदेश में दो ही जगह मिलेगी खाली, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सिवनी वाले रीजन में भी कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पर भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जलोढ़ भी, ये लेटेराइट मिट्टी भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, कई जगह बहुत ज्यादा उपजाऊ हुई है, कई जगह कम उपजाऊ है। ये उपजाऊ में कम है, कम उपजाऊ है, इसलिए तो खाली दो ही फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया कि लेटेराइट मिट्टी जो है उसका निर्माण होता है
चट्टानों के भौतिक अपक्षय से और भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये मिट्टी मिलती है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र पूर्वी जिले हैं, दक्षिण पूर्वी जिले जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, 140 से 165 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस तरह की मिट्टी मिल सकती है। अब आप सोच रहे पचमढ़ी में तो एक 199 सेंटीमीटर होती, क्यों नहीं होती? पचमढ़ी में इसलिए नहीं होती क्योंकि पचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां अपर्दन ज्यादा होता है, वहां पर कृषि योग्य इतनी भूमि नहीं मिलेगी आपको, वहां पर इस तरह की भूमि कम ही पाई जाती है। एक और जो मैंने बताया कि 5 के बाद छठा जो हम लोग पढ़ते हैं वो मिट्टी के प्रकार में तो नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी किताबों में कछारी मिट्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपके पास जगह खाली है बच्चे तो आप लिख सकते हैं इसको, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी एक्चुअल में बनती कहाँ से है? ये चंबल नदी है, चंबल एवं चंबल की सहायक नदियां बनाती है, नदियां बनाती है। भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में मिलेगी ये। एक्चुअल में जलोढ़ मिट्टी ही होती है। जलोढ़ मिट्टी में और उसमें अंतर ये होता है कि जलोढ़ मिट्टी चूंकि गंगा और यमुना नदी के द्वारा बहाई होती है, और गंगा और यमुना के द्वारा जो बहाया हुआ जो अवसाद आता है वो हिमालय का आता है। और हिमालय क्षेत्र की जो अवसादी चट्टानें होती है काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए वो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन वही मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है जहाँ पर चंबल नदी घाटी जो है वो तोड़ तोड़ के अपर्दन करके जो बहा कर ले लाती है, वो जलोढ़ के समान ही होगी, क्योंकि नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी उसका उपजाऊपन इसकी तुलना में जलोढ़ की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इसको अलग से कछारी मिट्टी रख दिया, काली कछारी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरह की कुछ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कछारी मिट्टी बहुत कम है, कम क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है, भिंड मुरैना और शिवपुरी 3 जिले इसमें आते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पांचों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, 6 चीजें पढ़ ली हैं कि कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी आपको। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये फोटो देख लेते हैं जरा, इसमें समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन है, ये कछारी मिट्टी एक्चुअल में, ये वाला रीजन जो है कछारी मिट्टी के लिए। बाकी जलोढ़ मिट्टी का दिए हुआ आपको। मिश्रित मिट्टी जो बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड, आप समझ सकते हैं बुंदेलखंड एरिया जो है पिछड़ा हुआ है इसकी वजह से। ये पूरा एरिया बघेलखंड रीजन है। बघेलखंड में कौन कौन से आएंगे? इसमें उमरिया, शहडोल, कटनी तो इधर आ जाएगा, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये सारा रीजन इसमें आएगा, अनूपपुर। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका आएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा ये क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने काली मिट्टी को 3 भाग में डिवाइड किया था। साधारण काली मिट्टी जो कि ऊपरी मालवा के पठार में पाई जाती है, इसके अलावा और भी क्षेत्र में पाई जाती है ये। मध्य भारत के पठार में भी बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी, यानी इसकी जिले तो बहुत वृहद है। तो सर लिख सकते हैं आप मालवा के पठारी क्षेत्र प्लस, अब जिले अगर आपको याद रहते हैं तो ये नीमच हो गया या मंदसौर हो गया, धार, रतलाम, पूरा निमाड़ तक आ जाता है। इससे इतने सारे जिले आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि मालवा का पठार लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, नर्मदा वैली है यहाँ पर, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि छिछली मृदा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मिलती है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में कौन को मिलेगा आपको? सिवनी मिलेगा आपको, वहां पर बैतूल मिलेगा आपको, हरदा वाला क्षेत्र मिल जाएगा, होशंगाबाद मिल जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अमाउंट मैंने लिख दिया था आपका। जलोढ़ मृदा जो है ये यहाँ से मैदान पूरा ये उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में पाई जाती है।
जिसमें आपका आ गया मुरैना, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न आ जाए। तो मिट्टियों से संबंधित जो जानकारी थी हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। अब हम लोग थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिट्टी को देख लेते हैं। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझते हैं हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक, प्रश्न बनाते हैं कुछ। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें, मृदा के कारक। पहला प्रश्न बनता है, मृदा के कारक। अगर किसी कलर में आपको पेन नहीं दिख रहा है, अच्छे से कलर नहीं दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं, मैं कलर तुरंत चेंज कर लूंगा। ठीक है। मृदा के कारक की बात करें तो कारक कौन कौन से, देखिए सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा के कारक बताइए, मृदा की उत्पत्ति के कारक, निर्माण में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला फैक्टर है आपका आधारी चट्टान। आधारी चट्टान। दूसरा फैक्टर है आपका जलवायु। जलवायु भी इसके निर्माण में बहुत काम करती है। तो पहला हमने बोला आधारित चट्टान, दूसरा है जलवायु, तीसरा है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ में दो चीज आती हैं। जैविक पदार्थ में दो चीज आ जाती है, एक होता है वनस्पति और दूसरा आ जाता है आपका सूक्ष्म जीव, जीवाणु। सूक्ष्म जीव, जीवाणु। ठीक है। तो वनस्पति आ जाएगा, एक आ जाएगा सूक्ष्म जीव, जीवाणु आ जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं, तीसरा जो है वो स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति। स्थलाकृति भी बहुत निर्भर करती है, जिसमें आते हैं पर्वत, पठार। स्थलाकृति इसमें आती है, तो ये भी काफी काम करता है। सबसे अंतिम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये है समय, समयावधि। समय लिख सकते हैं या समयावधि लिख दो, अच्छा रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है किसी मृदा के निर्माण के कारकों की, अगर हम लोग चर्चा करें तो ये फैक्टर्स हैं। एक एक करके सभी फैक्टर्स मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन मेंस का यहाँ पर बनना चाहिए कि मृदा के कारकों की चर्चा करें। मृदा के कारकों की चर्चा में सबसे पहले आता है आधारी चट्टान। आधारी चट्टान से मतलब होता है कि जो आपकी मिट्टी की लेयर होती है ना, इस लेयर के नीचे जो चट्टान होती है, इस मतलब मिट्टी के लेयर के नीचे जो चट्टान होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आधारी चट्टान। ये आधारी चट्टान पर डिपेंड करता है कि मृदा कैसी होगी। ये आधारी चट्टान डिपेंड करती है कि मृदा कैसी होती है। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि मृदा का रंग जो है, इससे पता चलता है कि रंग अगर ऐसा है तो काला रंग है तो बेसाल्ट की चट्टान होगी, है ना। तो ये रंग से पता चल सकता है कि चट्टान, आधारित चट्टान कैसी होगी। और ज्यादातर चट्टान जो है वो अवसादी चट्टानें होती है। मुख्यतः अवसादी चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूपर्पटी का ज्यादातर हिस्सा अवसादी चट्टान से निर्मित है। इसलिए आधारी चट्टान वो चट्टान है जिससे टूट टूट करके मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो उसका प्राइमरी सोर्स है। जैसे अपरदन हुआ या अपक्षय हुआ हो, जिसमें भौतिक अपक्षय हुआ हो, उससे जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं आधारी चट्टान, जो अब भी उस मिट्टी की परत के नीचे आपको मिल जाएगी। जब हम लोग खोदते हैं मिट्टी को तो हमको चट्टान ही मिलती है। वो चट्टान क्यों मिलती है? क्योंकि कुछ परत के नीचे उसकी आधारी चट्टान मिल ही जाएगी। आधार जिसने मिट्टी को दिया है वो है आधारी चट्टान। दूसरा हमने पॉइंट क्या लिया था? जलवायु। जलवायु की बात कर लेते हैं। अब जलवायु कैसे इसको, फैक्टर इसको कैसे कोरिलेट करता है। देखिए जलवायु मतलब, जलवायु में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जलवायु में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हम लोग समझ लेते हैं इसको। जलवायु में वर्षा आएगी, तापमान आएगा, सीधी सी बात है। जहां पर कम वर्षा और ज्यादा तापमान होगा वहां पर होगी शुष्क जलवायु। और जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर कैसी होगी? आर्द्र जलवायु। शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, दो तरह की मेनली जलवायु होती है, या तो शुष्क होगी या आर्द्र होगी। सेमी एरिड, सेमी, वो भी चलता है।
सम शुष्क होगी, कम शुष्क वाली होगी, कम आर्द्र होगी, अलग अलग हो सकती है, लेकिन दो मोटे तौर पर देख सकते हैं कि शुष्क और आर्द्र जलवायु होती है। तो जलवायु कैसे मिट्टी को जो है वो कारक बन सकता है? होता क्या है कि अगर अलग अलग प्रकार की चट्टानें भी हो और जलवायु एक जैसी हो, तो फिर भी आपको एक जैसी मिट्टी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान के पूरे पश्चिमी भाग में एक ही तरह की मिट्टी पाई जाती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो कि थार डेजर्ट पड़ता है, वहां पर बलुआ मिट्टी पाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर चट्टान एक जैसी हो, चट्टाने वहां पर अलग अलग है। बहुत सारी चट्टान का मिक्सचर है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर आपको एक जैसी मिट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि वहां की जलवायु एक जैसी है। वहां की जलवायु एक जैसी है। समझ में आ रहा कुछ? दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपने थोड़ा डीपली पढ़ा इसको। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप राजमहल वाला क्षेत्र देखोगे, राजमहल, राजमहल जो पड़ता है आपका, ये झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। झारखंड क्षेत्र में पड़ता है राजमहल। झारखंड रीजन में पड़ता है आपका राजमहल। और यहाँ पर जो चट्टान है वो कौन सी है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानें आपको यहाँ पर काफी मात्रा में मिलेगी। छोटा नागपुर का प्लेटू वगैरह यहीं पर मिलेंगे आपको। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में भी आपको ग्रेनाइट की चट्टान मिलेगी। दोनों जगह ग्रेनाइट की चट्टान मिलती है। लेकिन यहाँ का जलवायु कैसी है? जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है, आर्द्र। और यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। चट्टानें एक जैसी मिल रही हैं, लेकिन दोनों जगह जलवायु अलग अलग है। यही कारण है कि राजमहल वाले क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। यहाँ पर लेटेराइट मिल जाएगी। लेकिन इस आंध्र प्रदेश वाले जहां पर ग्रेनाइट की चट्टान है, वहां पर आपको चीका मिट्टी मिलेगी। चिकनी मिट्टी टाइप की होती है ये, चीका मिट्टी मिलेगी। दोनों जगह अलग अलग क्यों हो गया? अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि जलवायु की वजह से होता है। तो जलवायु मिट्टी की संरचना के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि चट्टाने मिट्टी के कलर को, रंग से समझ में आ जाता है मिट्टी की, मिट्टी का रंग कौन सा चट्टान है उसको केवल इतना ही जाना जा सकता है। लेकिन अगर संरचना का पता लगाना है तो जलवायु एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दो चीजें तो आपको समझ में आ गई कि जलवायु किस तरह से मिट्टी का कारक है, और दूसरा जो है वो चट्टाने, आधारित चट्टाने किस तरह से मिट्टी का कारक है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट जो हमने फैक्टर समझा था वो था आपका जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ किस तरह से मिट्टी को का निर्माण में सहायता करता है? तो दो तरह के, वनस्पति लिखा मैंने एक तो, और एक लिखा मैंने क्या? सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोग जीवाणु बोल सकते हैं। वनस्पति में क्या होता है? पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। सड़ क्यों जाते हैं? जीवाणु के द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। जीवाणु के द्वारा अपघटन से पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, और उसी के सड़ने के कारण ये जो ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस जो है मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देता है। तो मिट्टी के निर्माण में कारक के रूप में हम लोग जैविक पदार्थों को भी समझ सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका स्थलाकृतियां। चौथा जो कारक है वो कौन सा है? स्थलाकृतियां। मैंने बोला स्थलाकृतियां मतलब क्या? पठार। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मान लो ये ऐसा कोई रीजन है
यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है। बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो डेफिनेटली ये है कि यहाँ पर क्या होगा, अपर्दन हो रहा है। नदी भी बह रही है, अगर मान लो नदियां भी बह रही हैं तो अपर्दन होगा, और अपर्दन के फलस्वरूप इस नीचे वाले भाग में क्या जमना शुरू हो जाएगा, मिट्टी की परत जमना शुरू हो जाएगी। लेकिन ढाल कैसा है, तीव्र है, तो परत कैसी होगी, पतली जमे, क्योंकि लगातार ये आ रहा है ना, तो ये स्कोर आगे ले जाकर फैला देगा। तो स्थलाकृतियां किस तरह से निर्माण में कारक साबित हो सकती है, आप इस मैप से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि अगर ढाल तीव्र है तो पानी की स्पीड आएगी, स्पीड की वजह से अपरदन तो होगा, लेकिन पतली परत का निर्माण होगा। वहीं अगर ये मंद ढाल वाला क्षेत्र अगर ऐसे में यहाँ होता है, तो यहाँ अगर नदी बह करके आती है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी और यहाँ पर मोटी परत का निर्माण कर देगी। तो ढाल अगर मंद है तो मोटी परत बनेगी, मोटी परत बनेगी। ढाल अगर तीव्र है तो पतली परत बनेगी। यानी स्थलाकृतियां, यानी उच्चावच ऊंचाइयां इन पहाड़ों की, पठारों की डिपेंड करती है कि ढाल तीव्र है या मंद है। तो ये दो तीन चीजें अगर समझ में आ गई तो क्लियर हो सकता है कि स्थलाकृतियां किस तरह से मिट्टी के निर्माण में कारक साबित हो सकती हैं। अंतिम पांचवा जो पॉइंट मैंने बताया था, अंतिम और पांचवा पॉइंट क्या था, समय। समय मैंने बोला भी था अभी, जब कि 1 सेंटीमीटर बनाने में आपको कितने साल लग जाते हैं, 200 ईयर्स, 2 साल लग रहे हैं, 200 साल लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनाने में जब 200 साल लग जाते हैं, तो समय के हिसाब से इसको तीन भाग में बांट दिया मिट्टी को। समय भी मिट्टी को का कारक का फैक्टर कैसे हो गया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मिट्टी का जो है संरचना में बदलाव आता चला जाएगा। ये सबसे नई वाली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं युवा मिट्टी, युवा मृदा। नवीन को हम लोग बोलते हैं युवा मृदा। एग्जाम्पल, खादर जलोढ़ मिट्टी उसका एग्जाम्पल है। अगर बहुत काफी प्राचीन हो गई तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रौढ़, प्रौढ़ मृदा। जैसे बांगर प्रौढ़ हो गई। और 5-10 लाख साल पहले बनी तो उसको हम लोग बोलेंगे जीर्ण मृदा, जो किसी काम की नहीं रहेगी, जिसमें उपजाऊपन बिल्कुल न के बराबर होगा। तो समय के हिसाब से मृदा का अलग अलग नाम दे दिया गया है। युवा मृदा जो काफी नई है, प्रौढ़ मृदा जो काफी पुरानी हो चुकी है, और आखिरी में आपको आता है किसका नाम, जीर्ण मृदा, जो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, युवा, प्रौढ़ और जीर्ण। तो ये पांचों फैक्टर हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन सीधा बनेगा आपसे, अगर सीधा बनाया जाएगा कि मृदा के कारकों को समझाइए, मृदा के निर्माण के कारकों को, ये समझना, मृदा निर्माण के कारकों की चर्चा करें, मृदा निर्माण के कारकों की चर्चा करें। तो कारकों की चर्चा में हम लोग 5 पॉइंट लिख सकते हैं। क्लियर है आपको, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग क्या 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 चीजें पढ़ी हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन पे। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, एक बार फिर से एक उसका रिवीजन मार लेते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियों की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 मिट्टियां बताई गई है। 8 मिट्टी इस प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणी मिट्टी, शुष्क मिट्टी, वनी मिट्टी और जैविक मिट्टी। इसके बाद बात की थी मतलब मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। मध्य प्रदेश की मिट्टियों की बात करें तो उसमें टोटल कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, 5 प्रकार की मिट्टियां, लेकिन एक और छठी प्रकार की जो जलोढ़ का ही एक रूप है उसको भी जोड़ दिया गया है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और कछारी मिट्टी, ये मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ये कुछ शब्द मैंने आपको समझाए थे, साइंटिफिक वर्ड दो, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, ये बस ध्यान से समझ लेना। पेडालॉजी का मतलब होता है संपूर्ण अध्ययन, उत्पत्ति और वर्गीकरण का, और एडेफोलॉजी का मतलब होता है गुणों का अध्ययन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंस में कई सारे क्वेश्चन मिट्टियों से बनते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मृदा के गुण कौन कौन से हैं। मृदा के गुणों की चर्चा करें। मृदा के गुण कौन कौन से हैं? तो मृदा के तीन गुण होते हैं। नंबर एक, भौतिक गुण। नंबर दो, रासायनिक गुण। और नंबर तीन, जैविक गुण। नंबर तीन जो है वो जैविक गुण है। भौतिक गुण में कौन कौन सी चीजें आएगी, आप उसको जरा सा एक्सप्लेन करके भी लिखोगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। भौतिक गुण में कौन कौन सी चीजें आती है, जरा इसको देख लेते हैं। भौतिक गुण में आपका आएगा रंग, गठन, संरचना, अपर्दन। कौन कौन से आएंगे? संरचना, गठन, रंग, अपर्दन। एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, गहराई। ये सारी चीजें भौतिक गुण के अंतर्गत आती हैं। यानी भौतिक गुण की बात करें तो मृदा के भौतिक गुण के अंतर्गत मृदा का रंग आएगा, मृदा का गठन आएगा, मृदा का संरचना आएगा, अपर्दन होगा और गहराई होगी। दो चीजें यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। गठन मतलब उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। गठन से मतलब किन कणों से मिलकर बनी है मिट्टी, उसको बोलते हैं गठन। कौन कौन से कणों से मिलकर बने, तो इसमें कुछ कण होते हैं जैसे बजरी, गाद, चीका, ये सब से मिलकर बनी होती है ये। तो ये जो कण है इसको बोलते हैं हम लोग गठन। संरचना की बात करें तो संरचना में कि वो मिट्टी दिखती कैसी है, अगर वो ग्रेन्युलर यानी दानेदार है क्या, भुरभुरी है क्या, तो ये उसकी संरचना के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भौतिक गुणों के अंतर्गत रंग, गठन, संरचना, अपर्दन और गहराई, ये मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं। गहराई डिपेंड करती है कि मिट्टी की परत कितनी मोटी है। अपर्दन तो समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि हवा और पानी जो तोड़ करके लेके आते हैं वो भौतिक उसका एक तरीका है। आगे लिख लो आप, रासायनिक गुण की बात करें। रासायनिक गुण में दो ही हो सकती है, या तो अम्लीय मिट्टी हो सकती है, अम्लीय मृदा हो सकती है पहला, या दूसरा क्या हो सकती है, क्षारीय मृदा। तो अम्लीय और क्षारीय के लिए तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको अगर पीएच वैल्यू पता हो तो बिल्कुल तो हम बता सकते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो, 7 से कम हो ना, तो उसको अम्लीय बोलेंगे। 7 से कम हो और 7 से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे क्षारीय। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर चूने की मात्रा किसी मिट्टी में कम हो तो वो अम्लीय हो जाती है, और अगर किसी मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा हो तो वो क्षारीय हो जाती है। चूने की मात्रा, चूने की मात्रा, अगर मिट्टी में चूने की मात्रा कम हो तो वो अम्लीय मिट्टी हो जाती है, और अगर मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा हो तो वो क्षारीय मिट्टी हो जाती है। तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बीच में ये एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं हम लोग। और पीएच वैल्यू से भी निकाल सकते हैं कि अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो अम्लीय प्रकार की मृदा है, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो क्षारीय प्रकार की मृदा है। तो ये आप समझ सकते हैं। जैविक गुणों की बात करें, जैविक गुणों में तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं जीवाणु, क्योंकि हम लोग मृदा की बात करते हैं तो जीवाणु से आप कर सकते हैं ह्यूमस। पेड़ पौधे और जीव जंतु के मरने के बाद जीवाणुओं के द्वारा, विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा अपघटन किया जाता है, और उस अपघटन के फलस्वरूप
जो हमें मिट्टी प्राप्त होती है वो, और उसमें जो लवण और खनिज तत्व प्राप्त होते हैं, जिसकी पोषक तत्ता बढ़ जाती है, उर्वरता बढ़ जाती है, वो उसका गुण है। तो तीन तरह के गुण बताए गए हैं मृदा के। ठीक है।